नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि पत्नी की झूठी शिकायत पर पति की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जाती है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोगों के खिलाफ में अगर कोई पुलिस कंप्लेंट अगर दी गई है तो आप लोग अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर पति 498 ए के केस में अगर बरी हो गया है तो आप अपनी पत्नी और उसके जो समकक्ष गवाह हैं उनके खिलाफ में आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लोगों तक जानकारियां पहुंचाएं ताकि कि लोग स्वयं को बचाने में सक्षम हो। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप जरूर ले लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। आईपीसी सेक्शन 498 ए जो है वो दहेज के लिए महिला के साथ क्रूरता को व्याख्यान करता है, जो कि वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत में पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। 498 ए के केस में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीएनएस की धारा 86 के तहत में इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जो कि 498 ए के केस में साथ में स्पष्टीकरण दिए गए थे। क्रूरता को बताया गया था 498 ए के तहत में या बीएनएस 85 के तहत में महिला के जीवन को खतरा उत्पन्न करना, महिला को किसी भी तरीके का ताना देना, महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना, महिला से बार बार दहेज की मांग करना, महिला को जबरदस्ती गलत काम करने के लिए बाध्य करना। इसमें शारीरिक और मानसिक क्रूरता का व्याख्यान किया गया है। शारीरिक में मारपीट जैसे अपराध आ जाते हैं। मानसिक में कि बार बार ताना देना, परेशान करना, ये सारी चीजें आ जाती है। अब चूंकि आपकी पत्नी आपके साथ में है, आपके घर के लोग जो हैं वो आपकी पत्नी के पक्ष में बयान क्यों देंगे? उसके साथ में अगर क्रूरता हो रही है तो वो इकलौती साक्ष्य ऐसी है जो गवाही देती है। इसलिए पुलिस क्या करती है कि 161 के बयान जो है अपनी मर्जी से लिख देती है और 162 के बयान में, जबकि पति का पक्ष रखना चाहिए, लेकिन पुलिस लिख देती है कि न्यायालय में अधिवक्ता के मार्फत अपना पक्ष रखेंगे। तो जो आपके परिवार वाले लोग हैं, इनके साथ में जो पत्नी रही है आपकी, ये लोग एक इंटरेस्टेड विटनेस की तरह बन जाते हैं। ऐसे में जो पत्नी के जो मायके वाले हैं वो लोग भी इंटरेस्टेड विटनेस की तरह काम करते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा कि बहुत सारे केसों में माँ, भाई, पिता, ये लोग विटनेस बन जाते हैं, लेकिन इसमें आस पड़ोस का कोई भी विटनेस नहीं बनाया जाता है। पुलिस स्वतंत्र साक्षी बताकर विटनेस बता देती है, लेकिन सीआरपीसी 170 के तहत में उन विटनेस का, जो स्वतंत्र साक्षी जो विटनेस है, उनका मुचलका नहीं भरवाती है कि अदालत जब आपको बुलाए तब आपको न्यायालय में अपने बयान देने के लिए आना पड़ेगा, जिनको पुलिस स्वतंत्र साक्षी बनाती है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सीआरपीसी 170 के तहत में उन गवाहों को नोटिस दिया गया है पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगाने से पहले, जिन लोगों ने गवाही दी है या जिन लोगों को पुलिस ने स्वतंत्र साक्षी बनाया है। अगर यही मामला अगर कंप्लेंट केस का होता है तो कंप्लेंट केस में क्या होता है कि परिवाद दाखिल किया जाता है, 200 में परीक्षा की जाती है मुख्य वादनी के अभियोजन की। उसके बाद में 2 गवाहों की परीक्षा की जाती है, कोर्ट संज्ञान लेती है, तलबी करती है। जमानत कराने के बाद में सीआरपीसी 244 के तहत में अदालत उस अभियोजन को चलाने के लिए
संतुष्ट होती है वो साक्ष्य भी मंगा सकती है। अगर अभियोजन पक्ष यानी आपकी पत्नी द्वारा कोई एप्लीकेशन दी जाती है कि किन किन गवाहों को वो बुलाना चाहती है, तो उनकी भी परीक्षा हो सकती है। उसके बाद में ही अभियोजन चलाया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जब कोई कोर्ट मुकदमा चालू करती है, तो अभियुक्त है यानी पति है या पति के परिवार वाले हैं, सीआरपीसी के सेक्शन 207 के तहत में उसको कॉपियां रिसीव कराते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट केस में 244 के तहत में साक्ष्य लेने के लिए मजिस्ट्रेट इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं करते। और ये 244 सीआरपीसी के तहत में ये कोई प्रावधान भी नहीं है कि अभियुक्त को कॉपियां सौंपी जाए 207 के तहत में। ये जो 207 का जो प्रोसीजर था वो पुलिस रिपोर्ट के लिए था। यहाँ पे डायरेक्ट कार्रवाई होती है। अब आप बरी हो गए, तो आप जब भी बरी होते हैं तो आपके आदेश में हमेशा एक चीज लिखी जाती है कि संदेह युक्तियुक्त संदेह से परे संदेह के आधार पर पति को बरी कर दिया जाता है। बरी करने के बाद जैसे ही आदेश पारित होता है तो क्या होता है कि सीआरपीसी 437 ए के तहत में आपके जो वेल बॉन्ड है वो नए तरीके से भरवाए जाते हैं, जिनकी वैलिडिटी 6 मंथ की है। जैसे ही आप बरी किए जाते हैं, आपके जो पुराने वेल बॉन्ड हैं वो आपके कैंसिल हो जाते हैं। एक सियोरिटी के तौर पर 6 महीने के लिए आपको बरी करते समय, आपको एक्विटल करते समय अदालत क्या करती है, दो बेल वारंट आपसे साइन करा लेती, ताकि कि अगर कोई पार्टी अगर ऊपर अपीली कोर्ट में चली जाए या रिविनिस्ट कोर्ट में जाए तो आप अनुबंधित रहें। 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बेल बॉन्ड जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अदालत ने जब 498 ए में जब आपको वरी किया है तो उसमें लिखा है युक्ति संदेह से परे आपको वरी किया जाता है और संदेह का जो लाभ है हमेशा ही आरोपी को मिलता है। यानी कि कोर्ट ने यह बात कह दिया कि हाँ संदेह है, इसके आधार पर अब पत्नी उसके गवाहों उसके माता पिता के खिलाफ में आईपीसी सेक्शन 209 211 और जो कंप्लेंट के केस में जो एफिडेविट दाखिल किया गया था, जो बयान दिए गए थे, उसके आधार पर आप फॉल्स एफिडेविट जो दाखिल किया था उसके आधार पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्शन ऐसे बन जाते हैं। अदालत कभी भी ये नहीं लिखती है कि आपको बरी किया जा रहा है, यह मुकदमा झूठा था। जैसे ही मुकदमे की बात आ जाती है कि मुकदमा झूठा था, तब आप इसमें डिफॉर्मेशन का एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, जैसा कि मेरा मानना है। जहां संदेह से परे, युक्तियुक्त संदेह से परे संदेह के आधार पर अगर आपको बरी किया गया है तो आप डिफॉर्मेशन दाखिल नहीं कर सकते। क्रिमिनल मामला जरूर चला सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं। संदेह का मतलब ये होता है कि 50-50 उसकी बात सही हो भी सकती है, सही नहीं भी हो सकती है। और संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को दिया जाता है, ना कि अभियोजन को दिया जाता है। दूसरी बात कि आपके केस में धारा 3 डॉरी प्रोविशन एक्ट जो लगाई गई, आपके ऊपर पूरा केस चल गया, आपको वरी भी कर दिया गया और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए हैं कि हमने दहेज दिया है, सारी चीजें, तो आप DP3 का केस भी लगा सकते हैं। इसके साथ में और सारे सेक्शन भी लगा सकते हैं। एक नया परिवाद आप दाखिल कर सकते हैं। जिस टाइम पर आपके खिलाफ में जो मुकदमा फाइल किया गया है, उस दिन से लेके जिस टाइम तक आप वरी किए गए हैं, उस दिन तक का आप कंपनसेशन भी मांग सकते हैं सिविल न्यायालय में। तो इस तरीके की कार्रवाइयां कर सकते हैं। आप हमेशा देखना कि जब भी पति थाने जाता है तो पति की FIR दर्ज नहीं की जाती है, क्योंकि आपकी पत्नी आपके साथ में रही है, इकलौती साक्ष्य है वो। और पुलिस को संदेह रहता है कि कहीं झूठी कंप्लेंट ना हो, कहीं थाने में तांडव ना करने लगे आके वो, इसलिए पतियों की FIR दर्ज नहीं होती है। जब भी कोई शिकायत थाने में जाती है तो सबसे पहले थाने का कर्तव्य बनता है कि दोनों पक्षों को बुलाए और समझौता कराने का प्रयास करें। जो कंप्लेंट दी गई है उस कंप्लेंट में देखे कहीं ऐसा तो नहीं है
कि झूठा मुकदमा तो नहीं दर्ज कराया जा रहा, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच करे। जांच करने के बाद तथ्य अगर सामने आते हैं तो फिर उसकी एफआईआर की जाए। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लीगल दायरे में हैं, जो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसका फायदा जो है ना वो पत्नियां भी उठा सकती हैं, उनके परिवार वाले भी उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, इसमें हमने 500 रुपये 15 मिनट के लिए कॉल का चार्जेस रखा हुआ है। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।